हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मामलों में से एक, जिसे केशवानंद भारती केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस केस को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि ये फैसला अचानक नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे कई सालों का संघर्ष, बहस और कानूनी टकराव छुपा हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म से, जहां सरकार का उद्देश्य था बड़े जमींदारों से ज़मीन लेकर गरीबों में बांटना। फिर हम बात करेंगे एजुकेशन रिजर्वेशन की और देखेंगे कि कैसे समानता और अधिकारों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था उस समय। इसके बाद हम समझेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, जिसने फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट की पावर के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। फिर हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण केसों के बारे में, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस 1941, बेला बनर्जी केस 1953 और 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, सज्जन सिंह केस 1965 एंड गोलकनाथ केस 1967। और साथ ही हम चर्चा करेंगे प्रिवी पर्स और माधवराव सिंधिया केस की, जहां राजाओं के अधिकारों और सरकार के फैसलों के बीच टकराव हुआ था। इन सभी घटनाओं और केसों ने मिलकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या संसद संविधान को बदलते बदलते उसकी मूल आत्मा को भी बदल सकती है? और इसी सवाल का जवाब देता है केशवानंद भारती केस 1973। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे सफ़र को, जहां से जन्म हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, जिसने आज तक हमारे संविधान की रक्षा की है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर हिस्सा इस कहानी का एक अहम भाग है। सो लेट्स बिगिन। आज है 24 अप्रैल। ये 24 अप्रैल तारीख जब भी हमारे सामने आती है तो ये एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि इसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। इसी दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया और इस जजमेंट ने भारतीय संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया था। 24 अप्रैल को ही 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत पंचायती राज के प्रावधान को लागू किया गया। इसी कारण 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नाउ हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की, जिसे हिंदी में भूमि सुधार कहा जाता है। आज़ादी के बाद भूमि सुधार करने का निर्णय लिया गया था। भूमि सुधार में चकबंदी, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन शामिल है। लेकिन आज़ादी के बाद भूमि सुधार का जो बेसिक मतलब था वो ये था कि ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे, लैंड सीलिंग करेंगे, अर्थात कोई व्यक्ति अपने पास कितनी ज़मीन रख सकता है इसका आकलन उसमें किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हुई थी एजुकेशन रिजर्वेशन। आज़ादी के बाद कुछ राज्यों ने वंचित वर्गों को शिक्षा में आरक्षण देने का प्रयास कराया। इसका एग्जाम्पल है मद्रास। लेकिन जैसे ही ये प्रावधान लागू हुआ, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस चले गए। इसका एग्जाम्पल है चंपकम दुराई राजन मामला। इसमें ये सवाल उठा कि सरकार ने जैसे ही आरक्षण दिया तो ये तो असमानता यहाँ पे हो गई, क्योंकि आर्टिकल 46 का तो यहाँ पे सम्मान हुआ है, लेकिन आर्टिकल 14 और 15 का यहाँ पे उल्लंघन हो गया। अंततः उच्चतम न्यायालय ने फैसला पलट दिया और कहा कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर एजुकेशन रिजर्वेशन को समाप्त किया जाता है, क्योंकि डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल 46 परिवर्तनीय है और मूल अधिकार जो है वो अपरिवर्तनीय है। अर्थात मूल अधिकार के मामले में न्यायालय फैसला लेगा, लेकिन डीपीएसपी के मामले में वो कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद भूमि सुधार में भी कई चुनौतियां सामने आई। जैसे ही सरकार ने भूमि सुधार किया, सबने उच्चतम न्यायालय में सवाल उठाया कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी कि आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज च है, एफ है, यानी कि उसका ये उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकार था उस समय। अंततः मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय को लोगों की सुननी पड़ी यहाँ पर। नाउ हम बात करते हैं 1951 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जिसे आज़ाद भारत का पहला संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत आर्टिकल 31 में क्लॉज ए और क्लॉज बी जोड़ा गया। आर्टिकल 31 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि राज्य जब किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसके लिए एक विधि या कानून पास करेगा। और आर्टिकल 31 का क्लॉज 2 कहता है कि जब भी राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा, उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये थी कि संपत्ति छीन सकते हैं केवल पब्लिक पर्पस के लिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि जिस कानून के तहत किसी की ज़मीन छीनी जाएगी, उसी एक्ट में बताया जाएगा कि उसका मुआवजा यानी कि कंपनसेशन राज्य उसे कितना देगा।
तो आर्टिकल 31 का जो क्लॉज ए जोड़ा गया था उसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई कानून पारित होता है तो उस पर अनुच्छेद 31 की बाकी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। और आर्टिकल 31 के क्लॉज बी में ये जोड़ा गया था 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची। इसका संबंध भूमि सुधार के साथ है। यदि कोई भी कानून 9 शेड्यूल में चला गया तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं करने का प्रावधान कर दिया गया था। इसके अलावा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ही आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 को जोड़ा गया और इसमें ये प्रावधान किया गया कि यदि राज्य एससी, एसटी या ओबीसी के पक्ष में शिक्षा में कोई विशेष प्रावधान करता है तो कोई व्यक्ति न्यायालय इसलिए नहीं जाएगा कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। नाउ हम बात करते हैं शंकराचार्य प्रसाद मामला बनाम भारत संघ 1951। इस मामले में संविधान के दो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच विवाद हो गया था। आर्टिकल 13 में क्लॉज 1, 2, 3 था। आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 2 था उसमें प्रावधान था कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार के खिलाफ हो। और ये भी प्रावधान किया गया कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया भी गया है तो वो कानून उस सीमा तक अवैध हो जाएगा जिस सीमा तक वो मूल अधिकार को चोट पहुंचाएगा। आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में प्रावधान था कि कानून की जो परिभाषा है वो क्या होगी। तो इसमें कानून को 3 तरीके से परिभाषित किया गया था। पहला था एक्ट यानी कि अधिनियम। इसमें यदि संसद नहीं उपस्थित है तो अध्यादेश भी निकाला जा सकता है। दूसरा था ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाई लॉज। और तीसरा था कस्टम यानी कि मान्यता, लॉ फोर्सेस। इन विधियों में संविधान संशोधन कहीं नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 368 की अगर हम बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। पहला तो ये है कि संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवाना ही पड़ता है। दूसरा ये है कि संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। और तीसरा है यदि संशोधन सामान्य बातों में करना है तो दोनों सदनों का विशेष बहुमत अनिवार्य है। यहाँ पे विशेष बहुमत का अर्थ है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 बहुमत होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 2/3 बहुमत चाहिए ही चाहिए। आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में लिखा है कि जिन संविधान संशोधनों से फ़र्क पड़ता है फेडरल सिस्टम पर, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, पंचायती राज का मामला, केंद्र शासित राज्य के संबंध को बदलना और शेड्यूल 7 में बदलाव करना या फिर सुप्रीम कोर्ट की पावर को बदलना या फिर हाई कोर्ट की पावर को बदलना, तो लोकसभा और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सहमति चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है। यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर शंकरी प्रसाद का आर्गुमेंट क्या था। शंकरी प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत की थी कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 है वो अपने आप में ही अवैध है। उन्होंने इसे अवैध इसलिए बताया था क्योंकि आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों को सीमित करता है तो वो कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वो मूल अधिकारों को चोट पहुंचाता है। तो शंकरी प्रसाद का कहना था कि आर्टिकल 368 के तहत जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया है वो भी तो एक एक्ट है जो मूल अधिकार को सीमित कर रहा है, इसलिए उसे खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान संशोधन की जो विधि है वो विधि होते हुए भी आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में उल्लिखित एक्ट से बिल्कुल ही अलग है। और संविधान संशोधन से यदि संविधान का आर्टिकल 31 और 15 को परिवर्तित किया गया है तो आर्टिकल 13 को भी बदला जा सकता है। अतः 368 और 13 अलग अलग हैं और 368 के द्वारा होने वाले संविधान संशोधन को हम आर्टिकल 13 पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो सरकार ने कहा कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 368 के आधार पर किया गया है और आर्टिकल 13 को इतनी शक्ति नहीं है कि वो आर्टिकल 368 को कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के मत का समर्थन किया था, यानी यह माना गया यहाँ पे कि संविधान में संशोधन करके यदि मूल अधिकार को सीमित किया गया है तो ये अलाउड है।
1965 का सज्जन सिंह का मामला सामने आया था। इसमें भी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर विवाद हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही फैसला यहाँ पे लिया जो शंकरी प्रसाद मामले में लिया था। 1964 में 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया गया। इसमें भूमि सुधार के कुछ अधिनियम ऐसे थे जिसमें कई बड़े भूमिपतियों की ज़मीन छीनी नहीं जा पा रही थी। उन सबकी ज़मीनों को छीना जा सके ये ध्यान रखते हुए 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। पंजाब, राजस्थान आदि जैसे क्षेत्रों के भूमि सुधार कानून थे, उन्हें शेड्यूल 9 में डाल दिया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आसानी तरीके से उनकी ज़मीन को छीन सकती थी। 1953 में एक पश्चिम बंगाल में बेला बनर्जी के नाम से मामला सामने आया था। इसमें भूमि सुधार को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें वहाँ की सरकार जो है वो हार गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज करने के लिए नेहरू जी ने 1955 में 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित किया और पश्चिम बंगाल के कानून को 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अब कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। नाउ हम बात करते हैं 1967 का गोलकनाथ मामला। ये मामला 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ था। गोलकनाथ दरअसल 2 भाई थे, पहले हेनरी गोलकनाथ और दूसरे विलियम गोलकनाथ। जालंधर में इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। 1953 में पंजाब राज्य ने एक कानून बनाया था भूमि सुधार को लेकर, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि एक परिवार में एक से ज़्यादा अगर भाई हैं और ज़मीन बहुत ज़्यादा है तो प्रत्येक भाई अधिकतम 30 एकड़ ज़मीन रख सकता है। पंजाब के इस कानून को भी 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था 1964 में। अतः इसमें भी आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को लेकर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों के द्वारा 6-5 के बहुमत से यह फैसला लिया गया कि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 की हदों से मुक्त नहीं है। अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो संसद संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों को नहीं छीन सकती है। नाउ बात करते हैं आरसी कपूर मामला 1969 की। 1969 में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कंपनसेशन के इसमें 2 प्रावधान थे। पहला प्रावधान था सरकार और बैंकों के बीच सहमति बन जाए और दूसरा प्रावधान था कि ट्रिब्यूनल तय करेगा कि अमाउंट कितना देना है और वो अमाउंट बैंकों को 10 साल बाद मिलेगा। तो आरसी कपूर के नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि कंपनसेशन देने के जो प्रावधान हैं वो गलत हैं। अतः 11 जजों की बेंच ने 10-1 के बहुमत से बैंकों के राष्ट्रीयकरण एक्ट को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट मामला आया था 1970 में, जिसे माधवराव सिंधिया मामला के नाम से जानते हैं। प्रीवी पर्स को हटाने वाला बिल जब पास नहीं हो पाया था तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के माध्यम से एक आदेश निकलवाया और ये घोषणा की कि आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 22 है उसमें शासकों यानी कि राजाओं के बारे में जो परिभाषा थी उसे बदल दिया जाए। इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ये कहा कि ये प्रावधान बेहद ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना कि सरकार ने यहाँ पे गलती की है और सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, अब तक हमने इस पूरे सफ़र को समझा कि भूमि सुधार से लेकर फंडामेंटल राइट्स तक, पार्लियामेंट की पावर से लेकर जुडिशरी के कंट्रोल तक, और हमने देखा कि कैसे शंकरी प्रसाद यानी कि 1951 और सज्जन सिंह 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की पावर को सपोर्ट किया। फिर गोलकनाथ केस 1967 में इस पावर को सीमित कर दिया गया और बीच में बेला बनर्जी 70th अमेंडमेंट और माधवराव सिंधिया जैसे मामलों ने इस बहस को और भी गहरा बना दिया। इन सभी घटनाओं ने मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या पार्लियामेंट को संविधान में असीमित संशोधन करने की शक्ति होनी चाहिए? और इसी सवाल का अंतिम जवाब हमें मिलता है केशवानंद भारतीय केस 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आज हमारे संविधान की असली ताकत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके संविधान की मूल पहचान को खत्म ना कर सके।
तो सरल शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और प्रोटेक्टेड भी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।